प्रिय भैया बहनों, शुभाशीष। अभी गद्य और पद्य के पाठों का अध्ययन चल रहा था। अब आज से अभिव्यक्ति और माध्यम से पाठ पढ़ाएंगे। संचार, पहला पाठ संचार है, जिसको मैंने पहले पढ़ा दिया था और लिखकर भेज भी दिया था। उसके आगे संचार के प्रकार तक मैंने पढ़ा दिया था और प्रकार के बाद संचार की विशेषताएं। जनसंचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता है। संचार की विशेषताओं में क्या है कि जनसंचार की विशेषताएं में पहले है नंबर 1 पर कि जनसंचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता है। जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों और दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है। साथ ही उनका गठन भी बहुत पंचमेल होता है। जैसे किसी टेलीविज़न चैनल के दर्शकों में अमीर वर्ग भी हो सकता है और गरीब वर्ग भी, शहरी भी और ग्रामीण भी, अर्थात टीवी हर जगह है, हर घर में टीवी है। तो ये जनसंचार है, इसका फीडबैक इसीलिए तुरंत नहीं मिल पाता। इनके श्रोताओं और पाठकों, दर्शकों का दायरा बहुत व्यापक होता है, बहुत अधिक है, क्योंकि हर घर में आज टीवी है। रिक्शा वाले के यहाँ भी है, किसी विद्वान के यहाँ भी है, शहर में भी है, गांव में भी है, सभी जगह टीवी है। क्योंकि जनसंचार क्या है? जनसंचार संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है जनसंचार, जिसे इंग्लिश में मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं, तो उसे जनसंचार कहते हैं। तो ऐसे ही जनसंचार तकनीकी माध्यम से होता है, और तकनीकी माध्यम रेडियो भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है। तो जैसे टीवी चैनल में को देखने वाले हर वर्ग के लोग हो सकते हैं, महिला, पुरुष, युवा, वृद्ध, बालक सभी हो सकते हैं। इसके अलावा उनमें कोई दिल्ली में है तो कोई दिल्ली में बैठा हो सकता है, कोई पटना में, लेकिन सभी एक ही समय टीवी पर अपनी पसंद का कार्यक्रम देख रहे हो सकते हैं। इसी से जुड़ी जनसंचार की प्रमुख विशेषता यह है कि जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतर वैयक्तिक या समूह संचार की तुलना में जनसंचार के संदेश सबके लिए होते हैं। अर्थात जनसंचार के माध्यम से एक ही समय में एक ही समाचार एक गांव से लेकर या विश्व के हर कोने में पहुंच सकता है। इसीलिए जनसंचार की परिभाषा देते समय कहा गया था कि यह जनसंचार सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी प्रकार है। जनसंचार का संचार के अन्य रूपों से एक फर्क यह भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। टेलीविज़न पर समाचार चल रहे हैं, आप उससे बात तो नहीं कर सकते। तो जनसंचार की सबसे बड़ी एक अंतर ये भी है कि संचारक कौन हुआ? जो समाचार को भेजने वाला होता है। संचारक की परिभाषा फिर मैं याद दिला देता हूँ। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है, तो संचार प्रक्रिया शुरू होती है। तो संचारक जो संचार भेजने वाला है, ठीक है ना, और प्राप्तकर्ता जो संचार को प्राप्त करने वाला। तो इन दोनों के बीच
सीधा संबंध नहीं जोड़ पाता। टीवी पर समाचार चल रहा, समाचार बनाने वाला कोई दूसरा था, संचार का संपादन, समाचार को इकट्ठा करने वाला कोई और था, उनका संपादन करने वाला कोई और है, उसको टीवी पर प्रस्तुत या रेडियो पर प्रस्तुत करने वाला कोई और है, और टीवी या रेडियो पर जो प्रस्तुतिकरण हो रहा है समाचारों का, तो केवल आप देख और सुन सकते हैं, उससे सीधा संबंध बातचीत नहीं कर सकते। आप चाहें कि प्रश्न पूछ लें तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा नहीं जा सकता। तो संचार की विशेषताओं की दूसरी विशेषता क्या है कि जनसंचार का संचार के अन्य रूपों में से एक फ़र्क यह भी है कि इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। प्राप्तकर्ता यानी पाठक, श्रोता या दर्शक संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका के कारण पहचानता है। समझ में आया? प्राप्तकर्ता यानी पाठक, श्रोता या दर्शक संचारक, समाचार को भेजने वाले को, देने वाले को उसकी सार्वजनिक भूमिका के कारण पहचानता है, क्योंकि वह हमेशा वही समाचार पढ़ने आ रहा है। संचार के अन्य रूपों की तुलना में जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी ज़रूरत होती है। ये एक और विशेषता है। उसकी सार्वजनिक संचार के अन्य रूपों की तुलना में जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी ज़रूरत पड़ती है। औपचारिक संगठन के बिना जनसंचार माध्यमों को चलाना मुश्किल है। जैसे समाचार पत्र किसी न किसी संगठन से प्रकाशित होता है, या रेडियो का प्रसारण किसी रेडियो संगठन की ओर से किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनमें ढेर सारे द्वारपाल, गेट कीपर काम करते हैं। तीसरी विशेषता, द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाले सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है। किसी जनसंचार माध्यम में काम करने वाले द्वारपाल ही तय करते हैं कि वहाँ किस तरह की सामग्री प्रकाशित या प्रसारित की जाएगी। तो द्वारपालों का काम क्या है कि वे यह तय करते हैं कि सामग्री जो इकट्ठी होकर आती है तो किस तरह उसको प्रसारित किया जाना है या प्रकाशित किया जाना है ना। किसी जनसंचार माध्यम में काम करने वाले द्वारपाल ही तय करते हैं कि वहाँ किस तरह की सामग्री प्रकाशित या प्रसारित की जाएगी। जैसे किसी समाचार पत्र में संपादक और उसके समाचार संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक आदि यह तय करते हैं कि समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा और किस तरह छपेगा। इसी तरह टीवी और रेडियो में भी द्वारपाल होते हैं। प्रिंट मीडिया में कौन होता है? संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक आदि ये तय करते हैं जो प्रिंट समाचार पत्र होता है। लेकिन टीवी और रेडियो में उन्हीं को क्या नाम दिया गया कि द्वारपाल। वे द्वारपाल ही हैं जो उसे प्रसारित होने वाली सामग्री को निर्धारित करते हैं कि यह सामग्री प्रकाशित की जाए या ना की जाए, या इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। जनसंचार माध्यमों में अभी देखिए भूमिका, द्वारपालों की भूमिका। जनसंचार प्रश्न बन सकता है कि द्वारपालों की क्या भूमिका है। तो जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह उनकी ही जिम्मेदारी है कि वे सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें और उसके बाद ही उनके प्रसारण या प्रकाशन की इजाज़त दें। सबसे बड़ी भूमिका है। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह उनकी ही जिम्मेदारी है, उनका ही उत्तरदायित्व है कि वे सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें और उसके बाद ही उनके प्रसारण या प्रकाशन की इजाज़त दें। वैसे मुझे लगता है कि आज इन सिद्धांतों का पालन नहीं हो रहा है।
बहुत सी ऐसी चीज़ें कुछ पत्रकार अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो समाज में नहीं दी जानी चाहिए उसको ज़रूर दिखा देते हैं। जैसे कभी कोई दंगा हुआ, उस दंगे को बार बार दिखाते हैं। उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि जहाँ एक जगह दंगा हुआ, उस दंगे का अनुकरण करते हुए अन्यत्र भी कई जगहों पर दंगे होने लगते हैं, भड़क जाते हैं। तो इन्होंने न तो देश हित का, सार्वजनिक हित देखा और ना ही पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन किया। पत्रकारिता का सिद्धांत यह भी है कि जिससे समाज में कोई आपके समाचार का दुष्परिणाम न हो, या समाज में कहीं उत्तेजना न बढ़ जाए, समाज में कहीं उसके परिणाम स्वरूप किसी घटना को और नया अंजाम न दे दिया जाए, इसका भी चिंतन करना होता है। लेकिन आज डिबेट हो रहे हों तो उसमें भी भड़काने वाले विषय आते हैं, या किसी घटना को दिखाया जाना है तो उस घटना को बार बार यहाँ तक कि अन्यत्र जगहों पर भी, देश के अनेक जिलों प्रदेशों और गाँव में इसी तरह की घटनाएं होने लगती हैं। लेकिन द्वारपाल की भूमिका यही होती है कि ये देखना चाहिए कि समाज का हित इसमें हो रहा है या नहीं। यह घटना दिखाने से, या इस घटना को छापने से, या इस घटना को रेडियो के माध्यम से प्रसारित करने से कहीं और इसकी पुनरावृत्ति तो नहीं हो जाएगी। यदि इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो ऐसे समाचारों को संक्षिप्त में बताया जाना चाहिए, उसे विस्तृत रूप से विस्तार देकर दिखाया नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से संचार की एक विशेषता हुई। अब है संचार के कार्य, ठीक है ना। संचार की विशेषता मैंने आपको बता दी। अब संचार के कार्य देखो, ये चित्र से दिखाई दे रहा है। आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में संचार का खूब इस्तेमाल करते हैं। निश्चय ही आप उसके अनुसार, उसके उपयोग और कार्य से बहुत हद तक परिचित हैं। संचार विशेषज्ञों के अनुसार संचार के कई कार्य हैं। इनमें से कुछ कार्यों को हम यहाँ रेखांकित कर रहे हैं। मैं मूल पुस्तक से पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद आपको मैं प्रश्नों हाथ से लिखे हुए या फीड किए हुए इंटरनेट से वो भेजूँगा, प्रश्नों के उत्तर, जिसमें आप संक्षिप्त में लिख सकें। ऐसे आप नहीं लिख पाएंगे। तो पहले समझ लीजिए, मूल पुस्तक से पहले पढ़ा रहा हूँ कि संचार के क्या कार्य क्या थे। क्योंकि संचार हम और आप उनका उपयोग डेली करते ही हैं। आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में संचार का खूब इस्तेमाल करते हैं। निश्चय ही आप उनके उपयोग और कार्यों से बहुत हद तक परिचित भी हैं। संचार विशेषज्ञों के अनुसार संचार के कई कार्य हैं। इनमें से कुछ कार्यों को हम यहाँ रेखांकित करते हैं। पहला चित्र दिया गया है। संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं। जैसे अपने दोस्त से किताब मांगने, हमने किसी से कुछ मांगा, मित्र से मांगा, रिश्तेदार से मांगा, परिवार से मांगा, तो पहला हमारा संचार यही हो गया। संचार का मतलब एक दूसरे तक कोई ना कोई संदेश पहुंचना, अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाना, ये संचार है। देखिए, संचार की परिभाषा बताई गई थी कि संचार है क्या। संचार की परिभाषा है कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई, जिसका चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, है ना। तो अर्थात कहने का मतलब क्या है कि लिखित, मौखिक, किसी भी तरह संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, चाहे वो संकेतों के माध्यम से हो, चाहे मौखिक हो, चाहे किसी तकनीकी माध्यम से हो। संचार का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना ही संचार है। तो संचार के कार्य क्या हुआ, जैसे किसी से कोई सामग्री लेना, पहला कार्य। हमने किसी से कुछ मांगा तो हमारा ये संदेश उस तक पहुंचा कि मैं आपसे पुस्तक मांगना चाह रहा हूँ, मैं आपसे यह वस्तु मांगना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये फला वस्तु मांगना चाह रहा हूँ। तो ये हमारा संदेश उस तक पहुंचा, प्राप्तकर्ता तक। उसके बाद उसने फीडबैक दिया, या तो मना करेगा
या पुस्तक आपको दे देगा या सामग्री आपको दे देगा। अब यहाँ पर फीडबैक तुरंत मिलता है, जनसंचार में नहीं मिलता है। संचार में फीडबैक तुरंत मिल जाता है क्योंकि प्राप्तकर्ता और संचारक दोनों आमने सामने हैं। जब हमने पुस्तक मांगी है तो हम आमने सामने होंगे तभी तो मांगेंगे। और फीडबैक मिला, उसने या तो ना करेगा या ना हाथ कर देगा, दे देगा। दूसरा है नियंत्रण। संचार के जरिए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, यानी उसे हम एक खास तरीके से व्यवहार करने के लिए कहते हैं। जैसे कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को नियंत्रित करता है, ट्रैफिक पुलिस सड़क के नियमों का पालन करवाने के लिए वो भी नियंत्रित करता है, ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। जिस प्रकार अध्यापक करता है, घर पे माता पिता में से कोई, अपने में से बड़ों में से अपने घर के नियमों के अनुसार चलने के लिए उसे प्रेरित करता है। तो दूसरा काम क्या हो गया? नियंत्रित करना, नियंत्रण करना, एक अनुशासन बनाने का प्रक्रिया करना, ये नियंत्रण हो गया, दूसरा कार्य। सूचना, तीसरा सूचना। कुछ जानने के लिए या कुछ बताने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। हमने कुछ किसी से पूछना है तो हमने उसके पास जाकर पूछने का प्रयास किया। वो किसी माध्यम, कुछ भी हो सकता है, पत्र के माध्यम से हो सकता है, लिखित मौखिक किसी के माध्यम से हो सकता है। सूचना किसी के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, लिखित मौखिक। तो जब हम किसी से सूचना प्राप्त कर रहे हैं या सूचना दे रहे हैं तो सूचना देने का कार्य करता है। पहला क्या हुआ कि कुछ प्राप्त करना, दूसरा क्या हुआ? नियंत्रण करना, और तीसरा कार्य क्या हुआ? सूचना का आदान प्रदान, जानने या बताने का कार्य करना। चौथा है अभिव्यक्ति। संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए या अपने को एक खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं। जैसे हमने संदेश भेज दिया मोबाइल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से हमने संदेश भेज दिया अपने मन के भावों को, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, कोटेशन के माध्यम से। उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है। हम पत्र भेजकर भेज रहे हैं या मोबाइल पर मैसेज करके भेज रहे हैं, किसी भी तरह हो सकता है, या मौखिक आमने सामने देकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति उसके प्रति कह रहे हैं, किसी को शुभकामना देनी है, कोई अच्छे नंबर से पास हुआ या किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा कार्य कर दिया तो आपने उसको धन्यवाद दिया, बधाई दी, जन्मदिन की बधाई दी। तो अपनी अभिव्यक्ति भी, संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए या अपने को एक खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं। सामाजिक संपर्क। संचार के माध्यम से हमारा आपस में सामाजिक संपर्क भी होता है। जैसे संचार का प्रयोग हम एक समूह में आपसी संपर्कों को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। एक समूह को, संचार का प्रयोग हम एक समूह में आपसी कोई समूह है, कोई ग्रुप है, तो हमने उस ग्रुप में आपसी संपर्क बनाने के लिए हमने क्या किया? जैसे कोई एक व्यक्ति बोल रहा है माइक से और बाकी लोग सुन रहे, तो ये सामूहिक संपर्क हमारा जुड़ा। तो सामाजिक, किसी मोहल्ले में जाकर लोगों को इकट्ठा किया, अपनी बात रखी, भाषण दिया, प्रवचन दिया, आदि आदि। तो इस तरह के जो कार्य हैं, संचार यही भी कार्य करता है। मान लो प्रवचन कोई दे रहा है तो उसने आपके पास तक आध्यात्मिक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। कोई भाषण दे रहा है नेता, तो उसने अपने विषय में आपको बताया या अपने द्वारा किए गए कार्यों को बताया, या राष्ट्र के लिए कुछ बात कही। हाँ, किसी का बौद्धिक हो रहा है तो उसने राष्ट्र से संबंधित कोई बात की, राष्ट्र के विकास के लिए आपको संदेश दिया, आदि आदि। तो सामाजिक संपर्क का कार्य भी संचार के माध्यम से होता है। और संचार का छठा क्या है कि संचार का प्रयोग अक्सर हम अपनी समस्याओं या किसी चिंता को दूर करने के लिए करते हैं। अचानक कोई आपत्ति आ गया, चिल्ला पड़े, बचाओ बचाओ, तो ये भी एक संचार हुआ। हमने अपने आप को बचाने के लिए संदेश दिया कि मुझको बचाओ। कोई संकट आ गया, कोई आपत्ति आ गई या कोई दिमाग में चिंता आ गई, तो उस चिंता को दूर करने के लिए हमने किसी से कहा। कोई परेशानी आ गई, आर्थिक परेशानी आ गई, तो हमने अपनी आर्थिक परेशानी के लिए किसी से कहा। तो बोला अपने आप कोई समस्याओं का निराकरण का भी कौन करता है?
संचार ही करता है। हमारी बात किसी तक, मुख्य बात क्या है कि हमारी बात लोगों तक पहुंचना ही एक संचार है। उसको अन्य रूपों में नाम दे दिया गया है। अब क्या है, संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की किसी वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। संचार का प्रयोग, हमने अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक दिया, वो भी एक संचार हुआ। किसी का समाचार आया, किसी का चित्र आया, किसी का कुछ आया, हमने उसकी प्रतिक्रिया दे दी, ये गलत है या तुम मूर्ख हो, जो भी प्रतिक्रिया। अथवा संचार का कार्य, एक प्रतिक्रिया भी संचार का कार्य है। हमने अपनी बात वहाँ तक पहुँचाई प्रतिक्रिया के माध्यम से। तो संचार का एक काम क्या है, प्रतिक्रिया भी देना है। और 8वां है, इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं, क्योंकि यही परिस्थिति की मांग होती है। जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में या एक डॉक्टर या एक जज के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं। ये सबसे मुख्य बात है। एक डॉक्टर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है तो वो भी संचार ही तो है। वो अपने कार्यों के द्वारा किसी मरीज को ठीक करने का काम कर रहा है, तो उसने क्या संचार किया है कि उसने अपने कार्य से अपनी भूमिका का निर्वहन रूपी संचार किया। विद्यार्थी अपना अध्ययन कर रहा है, समय से अपने होमवर्क आदि को कर रहा है, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो रहा है, उसने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। अध्यापक समय समय से पढ़ा रहा है, बच्चों के हित चिंतन कर रहा है, बच्चों के साथ छल नहीं कर रहा है, तो वह अध्यापकीय भूमिका हुई। ये जो क्रिया हुई, ये भी संचार हुआ कि मैंने पढ़ाया, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी तो संचार है। मैंने आपको कुछ लिखित सामग्री भेजी, वो भी संचार है। डॉक्टर ने दवा लिखी, ऑपरेशन किया, तो उसकी भूमिका का संचार हुआ। तो इस तरह से ये संचार के कार्य, ठीक है ना। और अब है जन संचार के कार्य। जन संचार के कार्य मैं बस यहीं तक पूरा करूंगा। जन संचार के कार्य क्या क्या हैं। आप लोगों के पास पुस्तक नहीं होगी किसी के पास, इसीलिए मैंने ये पुस्तक को डाउनलोड करके आपके सामने कि आप जब वीडियो देखें तो पुस्तक का पूरा सहयोग आपको मिल जाए। आप इस पाठ को भी देखते जाएं, उन पंक्तियों को भी देखते जाएं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अभी संचार के कार्य थे। अब संचार का जो आखिरी भेद है, प्रकार है, जन संचार, क्योंकि यही एक प्रमुख है, जन संचार। तो जन संचार के कार्य क्या हैं? देखिए, जिस प्रकार संघ के कई कार्य हैं, संचार के कई कार्य हैं, उसी प्रकार जनसंचार माध्यमों के भी अनेक कार्य हैं, कई कार्य हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार दिए गए हैं पुस्तक में। पहला, सूचना देना। देखो, वही चीज़ें हैं सब, चाहे वो संचार हो या जनसंचार हो, तो कोई ना कोई सूचना देना। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें उनके जरिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। हमारी ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा जनसंचार माध्यमों के जरिए ही पूरा होता है। जनसंचार जैसे समाचार पत्र है, रेडियो है, टीवी है, ये सब जनसंचार के माध्यम है। तो समाचार पत्रों में जो सूचना मिली, कहीं घटना घटी तो इसको सूचना मिल गई, कहीं आवश्यकताएं निकली, जगह निकली, रिक्तियाँ निकली, उसकी सूचना मिली। किसी लेख या कहानी के माध्यम से कोई सूचना मिली। तो ऐसे ही जनसंचार का पहला काम है सूचनाओं को देना, शिक्षित करना। फिर क्या है? शिक्षित करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बना। शिक्षित का मतलब यहाँ पढ़ाना लिखाना नहीं, हमें जागरूक करता है। जैसे कोई सूचना दी गई कि भाई रात्रि के 10 बजे के बाद वर्तमान परिस्थितियों में बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इस समय बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है। अनेक बार ऐसा पुलिस वालों की ओर से आया कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। जैसे
कोरोना इसके लिए कहा जा रहा है, कोरोना के विषय को लेकर दूरभाष आप फ़ोन चलाते हैं, जैसे ही किसी को घंटी लगाई तो तमाम सूचनाएं आ जाती हैं कि अनलॉक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, आप स्वयं सुरक्षित रहें, अत्यधिक आवश्यक कार्य ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। तो ये क्या हुआ, ये आपको जागरूक करता है जनसंचार। उसने सूचना दी थी कि भाई ये रोग फैल गया है, ये बीमारी फैल रही है, वायरस फैल रहा है। अनेक घटनाओं के माध्यम से हर प्रांत, हर ज़िले की आपको सूचना दी जाती है कि देखिए यहाँ इतना बढ़ गया, यहाँ इतनी मृत्यु हो गई। अर्थात ये उद्देश्य क्या है बताने का कि आप जागरूक रहें, आप अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि आप सुरक्षित होंगे तो अनेक लोग सुरक्षित होंगे, आपका परिवार सुरक्षित होगा, और आप सुरक्षित नहीं होंगे तो अनेक लोग आपके बीमारी के कारण चपेट में आ जाएंगे। तो शिक्षित करना अर्थात आपको जागरूक करना भी है। जनसंचार माध्यम सूचनाओं के जरिए हमें जागरूक बनाते हैं। लोकतंत्र में जनसंचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। यहाँ शिक्षित करने से आशय उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराने और उसके प्रति सजग बनाने से है। समझ में आया ना? शिक्षित करने का उद्देश्य पढ़ाना नहीं है कि आपको किताब पढ़ा रहा है, मैथ पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, साइंस केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, ये नहीं है। आपको देश विदेश में घटित होने वाली घटनाओं से परिचित कराया और अवगत करा और आपको जागरूक किया कि आप भी सावधान रहें, कि आप पर कहीं ये आपत्ति ना आ जाए। आपको भी जागरूक रहना चाहिए, ठीक है ना? तो दूसरा जनसंचार का कार्य क्या हुआ? शिक्षित करना अर्थात जागरूक करना। तीसरा काम है मनोरंजन करना। जनसंचार माध्यम मनोरंजन के भी प्रमुख साधन है। सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टेप, वीडियो और किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन हैं। टीवी पर आप मनोरंजन करते हैं, गाना सुन रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, आदि आदि अनेक मनोरंजन के चैनल्स हैं। आप खेल देख रहे हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है वह आप देख रहे हैं, अपना मनोरंजन कर रहे हैं। चाहे वो टीवी में कहानियाँ आती हैं, गाने भी आते हैं। पहले शुरू में जब टीवी का इतना नहीं था तो टीवी पे रेडियो पर ही संडे के संडे गानों का, वो किस नाम से आ जाता मुझे ध्यान नहीं, तो गानों का एक क्रम आता था, तो लोग उसको सुनते ज़रूर थे। अब भी आता है, टीवी पर भी संडे के दिन गाने का वो क्रम आता है। तो इस तरह से अब तो बहुत सी चीज़ें आने लगी, मनोरंजन के बहुत से चैनल्स हो गए हैं, बहुत से सीरियल होते चले जा रहे हैं। तो जनसंचार का तीसरा कार्य क्या है कि मनोरंजन करना भी। वीडियो आपको देख रहे हैं, अब आप तो मोबाइल, आपके पास सब कुछ आ गया, मोबाइल के माध्यम से आप अनेक अपने मनोरंजन के संसाधनों को जुटा लेते हैं। किताबें पढ़ना, कहानियों की किताब पढ़ना, मनोरंजन, कॉमिक्स आदि पढ़ना आपको अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चों को कॉमिक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को उपन्यास, जब से टीवी का प्रचलन हुआ नहीं, पहले लोग उपन्यास रात भर पढ़ा करते थे। ट्रेन में देखो तो लोग उपन्यास ही पढ़ रहे हैं। बच्चों के हाथ में भी चंपक आदि हुआ करती थी, तो उन्हें स्वाध्याय की रुचि बढ़ती थी। इस टीवी ने तो और मोबाइल ने सबसे ज़्यादा बच्चों की स्वाध्याय की रुचि ही ख़त्म कर दी। कम से कम कहानियों की किताब पढ़ रहे हैं, नंदन है, चंपक है, इनके माध्यम से थोड़ा इतना तो होता था कि उनको किताब पढ़ने की रुचि होती थी, तो वे किताब को बहुत जल्दी पढ़ने का अभ्यास भी हो जाता था। छोटे बच्चे जैसे ही थोड़ा अच्छा पढ़ने सीख जाते थे तो वे नंदन, चंपक आदि जैसी कहानियाँ पढ़ा करते थे। उनमें ज्ञानपरक कहानियाँ भी होती थी, मनोरंजन भी होता था और उनका पढ़ने का अभ्यास बढ़ता था। आज इंटर में पहुंच जाता है छात्र, उसको जब खड़ा किया जाए किताब पढ़ने के लिए तो वह हिचकते हुए पढ़ता है। इंटर में पढ़ने वाला छात्र बहुत से कठिन शब्दों को नहीं पढ़ पाता है क्योंकि स्वाध्याय की रुचि खत्म हो गई। अगला है एजेंडा तय करना। जनसंचार माध्यम सूचनाओं और विचारों के जरिए
किसी देश या देश और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हैं या उन्हें व्यापक कवरेज देते हैं तो वे घटनाएं या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विषय बन जाते हैं। किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विषय बनाकर जनसंचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बाध्य करते हैं। जैसे कहीं हत्या हुई, अब उसको टीवी चैनल ने दिखाया, जब टीवी चैनल ने उसको कवरेज अच्छा दिया, समाचार पत्रों ने रेडियो ने कवरेज अच्छा दिया, तो लोगों तक पहुंचती है बात, सरकार तक बात पहुंचती है कि सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जाना चाहिए। तो एक एजेंडा तय किया जाए कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। चोरी डकैती बढ़ती है। अब जैसे ये जो घटना घटित हो रही है कोरोना वाली, तो ये एजेंडे तो तय किया गया कि लॉकडाउन लगा दिया जाए। वर्तमान में अनलॉक के बाद भी क्या हो रहा है कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा, दुकानें नहीं खुलेंगी, अधिक से अधिक दुकानें ना खुलें, आवश्यक वस्तुओं के अलावा अतिरिक्त और अन्य दुकानें नहीं खोली जाएं। ये तो एजेंडा तय किया है। तो किसी घटना या किसी के कारण कोई घटना घटित हो जाए, कोई अचानक कोई ऐसा मुद्दा आ जाए कि उस मुद्दे को या उस घटने को सार्वजनिक रूप से जब ये कवरेज करते हैं तो सरकार जागती है और सरकार फिर नया एजेंडा तय करती है। तो इसका उद्देश्य कार्य तीसरा क्या है, चौथा कार्य क्या है? एजेंडा तय करना। इसके बाद निगरानी करना, खोजी पत्रकारिता जिसे कहते हैं, खोज कहाँ क्या हो रहा है वहाँ पहुँचना। आजकल जो कैमरामैन होते हैं समाचार चैनलों के, वे किसी न किसी तरह वहाँ पहुँचना चाहते हैं। और ऐसी ऐसी खोजें, जैसे अभी डिस्कवरी ऑफ चैनल आ रहा है और बहुत से ऐसे चैनल आ रहे हैं जो जगह जगह की तीर्थों के स्थानों की खोज करके दिखा रहे हैं। तो निगरानी करना, किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार माध्यमों का एक और प्रमुख कार्य सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी है। अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन संस्था में कोई अनियमितता बरती जा रही है तो उसे लोगों के सामने लाने की जिम्मेदारी सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य, डिस्कवरी भी है, खोजना भी है, और सरकार के द्वारा जो काम चल रहे हैं वो समाज हित में है या नहीं। तो ऐसे सरकार या किसी संस्था के कामकाज की निगरानी भी रखते हैं वो कि वो समाज हित में है कि नहीं, कहीं सरकार कोई गलत कदम तो नहीं उठा रही है, या किसी संगठन या संस्था में कोई अनियमितता तो नहीं बरती जा रही है। विद्यालय चल रहे हैं, अभिभावकों के साथ मान लीजिए कुछ मनमानी की जा रही है, मंदिरों में कुछ अनियमितताएँ हो रही हैं, मस्जिदों में कुछ अनियमितताएँ हो रही हैं। तो ऐसे अनेक संस्थाएँ हैं, उन सब अनियमितताओं को पर निगरानी रखना और समाज को और सरकार को जागृत करना, यह कार्य भी जनसंचार का है। फिर अगला है लास्ट, विचार विमर्श के मंच। जनसंचार माध्यमों का एक कार्य यह भी है कि वे लोकतंत्र में विभिन्न विचारों को अभिव्यक्ति का मंच उपलब्ध कराते हैं। इसके जरिए विभिन्न विचार लोगों के सामने पहुंचते हैं। जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन्न विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं। इसी तरह संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है। इस तरह जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के मंच के रूप में भी काम करते हैं। पत्रों में, समाचार पत्रों में, प्रिंट मीडिया में तो अपने विचार विमर्श प्रिंट के माध्यम से देते हैं, और टीवी में जो डिबेट हो रहा है आज, डिबेट का स्वरूप जरूर बिगड़ गया है, लेकिन विचार विमर्श का मतलब विचार विमर्श होना चाहिए। एक दूसरे को गाली देना नहीं, एक दूसरे पर छींटी कसी करना, ये विचार विमर्श नहीं है। किसी घटना या किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करना भी जनसंचार का काम है, काम हो रहा है। अनेक लोगों के विचार आते हैं जब भी कोई घटना घटित हो जाती है। जैसे कुछ भी घटना या कोई अच्छा कार्य भी हुआ, राम मंदिर की स्थापना, भूमि पूजन हुआ, तो उस पर लोगों के विचार अखबारों में खूब दिए गए। कोई घटना घटित हो जाती है, उस पर लोगों के विचार मांगे जाते हैं। कोई एक विषय आ जाता है
कि इसमें क्या विषय होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, उस पर लोगों के विचार आते हैं। तो इस तरह से जनसंचार विचार विमर्श के मंच पर भी अपना कार्य करता है, समाज को जागरूक करता है, समाज को जागृत करता है। जनसंचार का प्रमुख कार्य एक ही है, समाज को जागृत करना, सरकार को नियंत्रण करना, संस्थाओं को नियंत्रित करना। मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन मुख्य है कि कहीं कोई सरकार अपनी मनमानी तो नहीं कर रही, कहीं कोई संस्थाएं अपनी मनमानी तो नहीं कर रही। और समाज को सूचना देना, जहाँ कहीं गांव, देश, मोहल्ले, राष्ट्र, कहीं भी कोई भी घटना घटित हो रही है तो एक छोटे से छोटे तबके तक के पास ये बात पहुंच जाए, ये जनसंचार के काम है। तो इस तरह से ये जनसंचार के कार्य पूरे हुए। मैंने आपको जनसंचार की विशेषताएं और संचार के कार्य तथा जनसंचार के कार्य समझा दिए। अब इसके प्रश्न, ये पूरा पाठ होने के बाद ही मैं आपको प्रश्न उत्तर दूंगा, अभी आपको कोई प्रश्न या उत्तर नहीं दे रहा। हरि ओम, नमो नारायण।